अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या जेन जी आंदोलन से नेपाल को एक युवा नेतृत्व मिल रहा है? देश का सवाल है कि नेपाल में बगावत दूसरे देशों को भ्रष्टाचार का बड़ा सबक है। देश का सवाल है कि सोशल मीडिया के बहाने सियासी टूल बने नेपाल के युवा। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नेपाल चलते हैं, जहां की सियासी हालत, जहां की स्थिति बेहद खराब है। हमारे पत्रकार, हमारे रिपोर्टर संजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। संजय, अभी नेपाल में क्या स्थिति बनी हुई है? प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कई मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पिट चुके हैं, वित्त मंत्री पिट चुके हैं, कई लोगों के घर जला दिए गए हैं, संसद को नुकसान पहुंचा है। अभी अगर ताजा स्थिति के बारे में बात करें तो क्या हालात हैं नेपाल के? मनोज, मैं आपको बताऊं कि अगर ताजा हालात की अगर हम बात करें तो हम इस समय बिल्कुल नेपाल सीमा पे मौजूद हैं और जहां पर ये तांडव, ये हिंसा जो चल रही है वहां से मात्र मैं 3 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद हूं। क्योंकि वजह यह है कि वहां पर स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि वहां पर सीधे जो प्रदर्शनकारी हैं वो लाठी मार रहे हैं, सीधे पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, सीधे उनके हाथों में पानी की थैलियां हैं उसको फेंक रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं। और ये सिर्फ इस तरीके से हुआ है कि सरकार शायद समझ नहीं पाई है कि युवाओं के अंदर कौन सी ऐसी नाराजगी है जिसको लेकर के ये युवा जो जेड जनरेशन यानी जेन जी के नाम से उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया है और उस प्रदर्शन को इस रूप में पहुंचा दिया है कि कहीं न कहीं नेपाल में टक्का पलट अब देखा ही जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उन्हीं के साथ गृह मंत्री ने भी दे दिया है, साथ में 9 मंत्रियों ने और इस्तीफा दे दिया है। यानी नेपाल की स्थिति पूरी तरीके से असंतुलित हो चुकी है। हालांकि अगर मैं बात करूं, नेपाल में 75 जनपद है, 75 जनपदों में तकरीबन 34 जनपद ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। जगह जगह तोड़फोड़, जगह जगह आगजनी और जगह जगह उपद्रव पूरी तरीके से देखा जा सकता है। मैं बहराइच और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है मैं वहां पर मौजूद हूं और यहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बीपी चौक है, जहां पर पूरी तरीके से भीड़ जो है वो आंदोलित है, उग्र है और बिल्कुल असंतुलित है। सेना के जवान उनको समझाने का जरूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बिल्कुल ढाक के 3 पात का जो है नतीजा वहां पर दिखाई पड़ रहा है। कोई भी आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। हम लोग बीच में गए थे, जरूर हम लोग के साथ भी हाथापाई हुई, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो चेहरे से पहचान नहीं सकते हैं कि कौन मीडिया कर्मी है और कौन उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार करने वाला है। यही वजह है कि वो सभी के साथ सीधे वो मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम केवल भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने जरूर सोशल मीडिया बैन किया है, सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करते थे सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से सरकार ने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को आकंठित यानी गले तक लगा लिया था, उस भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उस सोशल मीडिया को बैन करना सरकार के लिए ये घातक साबित हुआ है और मात्र 2 दिन में पूरी तरीके से नेपाल की हुलिया बदल गई है, नेपाल का पूरा तस्वीर बदल गया है। अब नेपाल जो बिल्कुल शांति का देश कहा जाता था, उस नेपाल में जगह जगह आगजनी, बवाल, तांडव, हिंसा देखी जा रही है। और स्थिति इस तरीके से है कि अब वहां पर सेना को बुलाया गया है, सेना हाथ जोड़ करके प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी मामला जस का तस बना हुआ है। शुक्रिया करेंगे संजय मिश्रा का। वो बता रहे हैं कि अभी भी मामला जस का तस बना हुआ है। नेपाल में तनाव की स्थिति बनी हुई है। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ महेश सचदेव, पूर्व राज्य नायक, मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक अधिकारी, पत्रकार नेपाल, मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अशोक अधिकारी जी के पास चलूंगा। अशोक अधिकारी जी, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये जो युवा सड़कों पर उतरे, सड़कों पर उतरकर भड़के। क्या ये सोशल मीडिया, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्हें बैन करने की बात थी उसे लेकर सड़कों पर उतरे, या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे कि उन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के विरोध के तौर पर हो रहा था और उसके बाद सरकार ने बैन कर दिया, ये कहते हुए कि साहब इन तमाम कंपनियों का पंजीकरण इस देश में नहीं है, तो सबसे पहले वो पंजीकरण कराएं, उसके बाद सोशल मीडिया को चलाएं। क्या मुद्दा था? हम समझना चाहते हैं। यह सामने दिखाई दे रहा है या इसके पीछे कुछ है जो नेपाल में दिखाई नहीं दे रहा है? पर्दे के पीछे कुछ और घट रहा है। आप जरा वस्तुस्थिति को बताएं। सर, शुरू में आपने जो कहा वो ठीक कहा।
पहला बात ये कि नेपाल में जिस तरह का हालात बना हुआ है, इसके पीछे जो नेपाल सरकार ने वो 26 सोशल मीडिया का बैन किया हुआ है, वो पीक पॉइंट है जब किसी भी चीज का, किसी भी विषय वस्तु का कोई भी वो अत्याचार अति करके अत्याचार का एक लेवल, एक उत्कर्ष में पहुंच जाता है, तब ये भड़क जाते हैं लोग। युवा में ये सबसे अंतिम में जो सोशल मीडिया बैन हुआ है, ये भ्रष्टाचार, कुरीति, बेथिति, राज्य के जो जनता के ऊपर जबरदस्त ये दबाव डालना और जनता को बहुत सामान्य तौर से लेना, भ्रष्टाचारियों को बचाना, और इतने कांड किए केपी ओली ने ये एक साल में, ये सब घटनाक्रम का एक उत्कर्ष है ये सब घटनाक्रम का उत्कर्ष है। यानी कि ये जो घटनाक्रम हुआ, भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म बैन किया, उसके बाद युवा सड़कों पर उतर कर आए। मेरे साथ महेश सचदेव, मैं समझ गया शुभ जी, समझ गया, मैं आपके पास आता हूं। महेश सचदेव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब, हाल के दिनों में भारत के इर्द गिर्द तमाम जितने भी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, बांग्लादेश में भी आरक्षण को लेकर शुरुआत हुई थी, छात्र आंदोलन हुआ था, और वो छात्र आंदोलन इतना आगे बढ़ गया कि उसने वहां की सत्ता को ही पलट दिया। उसके बाद शेख हसीना ने कहा कि साहब इसके पीछे कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका है, अमेरिका का डीप स्टेट है, क्योंकि उन्होंने आके मुझसे सेंट मार्टिन के बारे में बातचीत की, मैंने अपनी सहमति नहीं दी और उसके बाद मेरा तख्ता पलट हो गया। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि तमाम देशों की डिप्लोमेसी को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या जैसा दिख रहा है नेपाल में तस्वीरों के तौर पर वैसा ही है या इसके इतर कुछ और है? धन्यवाद मनोज जी, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है जी। इस सवाल का उत्तर देना वर्तमान में दिक्कत होगी। कुछ इको आ रहा है मेरे, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ ठीक से। आप अपना कान का ईपी निकाल दीजिए, जवाब दे दीजिए, पूरा जवाब दे दीजिए, तब तक मैं फिर बाद में ठीक कराता हूँ। अगर इको आ रहा है तो उसे निकाल सकते हैं जी, आप जवाब दे दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि नेपाल में, जैसा कि बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हुआ, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता पर जनता में काफ़ी उसमें विश्वसनीयता में यकीन नहीं है, और राजनीतिज्ञों पर भी इसी तरह का यकीन कम है। और नेपाल में ख़ास तौर पर 1951 से लेकर के अब तक कई बार सत्ता बदली जा चुकी है, विधान बदला जा चुका है, राजशाही से पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात हुई, फिर पार्टियां आई, फिर भवन में ही राजकुल के लोगों के बीच में गोलीबारी हुई, और 2013 को नया संविधान लाया गया, फिर चुनाव हुए हैं, और कुल मिलाकर के जो ये संस्थाएं बनी हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे और जगह हो, उनके बारे में जनता में विश्वसनीयता की भावना कम है। और इस भावना की कमी की वजह से एक तरह से जो विद्रोह जैसा माहौल रहा है। दूसरी ओर कहना चाहूँगा कि राजनीतिज्ञों में भी जनता के साथ कनेक्शन में काफ़ी कमी है। जैसे उदाहरण देना चाहूँगा कि नेपाल की जो सकल उत्पाद है उसका 1/3 विदेशों से, रेमिटेंसेस से, जो विदेश में रहने वाले नेपाली, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो खाड़ी के देशों में हो, चाहे अन्य जगह हो, वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उससे आता है। और ये सोशल मीडिया के लिए कि बहुत ज़रूरी, सोशल मीडिया इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है
क्योंकि नेपाल में डाक या तार विभाग इतना सक्रिय नहीं है। अखबारों का भी ज़्यादा चलन नहीं है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो सोशल मीडिया से ही खबरें या वार्तालाप होता है। दूसरी ओर ये भी कहना चाहूँगा कि पर्यटन का नेपाल की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़ोर है और पर्यटन भी सोशल मीडिया पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो अचानक से अगर प्रधानमंत्री ये फैसला करते हैं कि सारे सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा या उसका पंजीकरण ज़रूरी हो जाएगा, तो ये सब कितना बड़ा आघात जो विदेशों से रेमिटेंसेस आते हैं या विदेशों में जिनके परिजन रहते हैं या पर्यटन के ऊपर जो लोग आश्रित हैं उनके ऊपर होगा। और ये एक बड़ा धक्का लगा है अर्थव्यवस्था को, और जो अर्थव्यवस्था के साथ युवा वर्ग है, और युवा वर्ग को आपस में भी एक दूसरे से संपर्क रखने में फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप का काफ़ी योगदान रहा है। समझ गया। और इसके न होते या इसके एकदम से बंद होने पर ये स्थिति निर्मित हो गई। आलोक मेहता जी मेरे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं के पास चलूंगा।